ठीक है, स्टार्ट हो गया है। दिसंबर दिसंबर दिसंबर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? देखना तो। एक मिनट। क्लियर है क्या? दिख रहा है। ठीक। कल हम लोग जो है ना पीछे कर चुके थे। पीछे कहने का मतलब है कि हम लोग जो है टॉपिक देख चुके थे भारतीय वायुयान विधेयक। उसके पहले देख चुके थे अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार। उसके पहले देख चुके थे वन नेशन वन इलेक्शन। तीनों में कुछ कुछ की टर्म्स हैं तो हम पूछ ले रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, रैंडमली पूछ ले रहे हैं रिकॉल करने के लिए। 83 नंबर आर्टिकल किससे रिलेटेड था? हम्म ये याद है? टाइम पीरियड से था ना कि यदि 5 साल पहले डिसॉल्व हो जाता है तो जो रिमेनिंग हम्म टाइम में ही इलेक्शन होगा। ठीक है, मतलब ये रिलेट करता है लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित, ठीक है उसमें। हम्म। एक था 270। 270 था, 274 था, कितना था? कितना है? 270 ही है ना? सॉरी, 172 है। 172 आर्टिकल ये किससे रिलेट कर रहा था? ये विधानसभा से इलेक्शन से था। ये राज्य विधानसभा था। हम्म। ठीक है, राज्य विधानसभा था। एक हम और। बस यही तो सुने थे, उसके बाद सो गए थे। ठीक है, और क्या बचा इसमें? वीडियो भी नहीं देख पाए बस। यहाँ एक बार रिकॉल कर ही लेते हैं पूरा पूरी, ठीक है, मतलब कीवर्ड्स जो कंटेंट वाइज है उसको। 129 नंबर संशोधन था जो आया, बिल आया था। यहाँ देख लीजिए 29 नंबर, 129 और 29 अगर एग्जाम में रहेगा तो उसको क्लिक कीजिएगा, ठीक है। 29 29 ये इंपॉर्टेंट, देख लीजिए ऊपर से दो। फिर इसमें जो है यहाँ पर 172 देख लिए, 83 देख चुके हैं। 327, 327 किससे संबंधित है? तो ये जो है संसद को विधायिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति देता है। तो संसद को शक्ति मिल रहा है विधायिकाओं के चुनाव से, चुनाव कराने को लेकर के। खास करके एक शब्द यहाँ पर बात किया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन से बदल करके समानांतर चुनाव का संचालन, ये शब्द यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ठीक है। परिसीमन हटा करके ये शब्द जोड़ा जाएगा, ये कह रहा है समानांतर चुनाव का संचालन। 82A को इसमें जो है साथ में जोड़ा जाएगा। ये संशोधन होना है 83, मतलब कि 83 में संशोधन होना है और जोड़ा क्या जाएगा? 82A जोड़ा जाएगा। इसमें क्या क्या होता है? इसमें चुनाव आयोग को पावर्स दिए जाते हैं एक साथ एक चुनाव कराने के लिए। चुनाव आयोग के अधिकार नीचे हैं, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। दो चीज है, 82A, 83, 172 एंड 327। चलिए, ये हम लोगों ने देखा था कि कुछ अलग प्रावधान थे यहाँ पर। 1991, इधर 1963 केंद्र, ये जो आपका केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम है उसके, ये जो दिल्ली राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र अधिनियम इसको बोलते हैं वो वाला। उसके बाद जम्मू कश्मीर का था 1991 का, ठीक है ये। और 2019 में कुछ संशोधन किए गए हैं ये। तो मतलब इसके लिए अलग प्रावधान है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि जो हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं, यानी कि जो निचले स्तर की जो चुनाव की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम चेंज हो जाता है। बिहार जैसा नहीं है हर जगह, ठीक है, हर जगह यूपी जैसा सिचुएशन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से चलेगा। इसमें हम लोग देख लेंगे बस आर्टिकल। क्यों जरूरत है करने की? जरूरत नहीं है, हम लोग कर चुके थे कि क्यों जरूरत पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पहले कुछ सिफारिशें की गई है। तो हम लोग पहले याद करेंगे 1983 का एक आया था प्रथम वार्षिक रिपोर्ट भारतीय निर्वाचन आयोग का। उसमें कहा गया था कि होना चाहिए एक साथ एक चुनाव। विधि आयोग की 170 नंबर की रिपोर्ट है, देखिए 170 याद कर लीजिए, ठीक है। 170 बस इतना ही लिख लीजिएगा, 170वीं रिपोर्ट विधि आयोग। तो उसमें कहा गया था कि समय जो है यहाँ पर क्या करना है कि देखिए, यहाँ कहा गया था कि बीच का जो समय होना चाहिए वो थोड़ा सा अंतराल नहीं होना चाहिए। चुनाव की घोषणा और उसके बीच में जो चुनाव करवाए जाएंगे, घोषणा और चुनाव के बीच का अंतराल ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहा था, इसमें कहा गया था। फिर यहाँ क्या कह रहा है, उसके ऊपर क्या कह रहा है कि इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। तो इसने भी दिया है सुझाव, लेकिन परिणामों की घोषणा विधान का कार्यकाल समाप्त होने तक टालने की सिफारिश की थी। तो परिणाम को थोड़ा सा अलग समय में दे दिया था, लेकिन एक साथ चुनाव करने की बात कह रहा था। तो दोनों में से हम कीवर्ड्स यूज कर लेंगे। 170वीं रिपोर्ट में ये कहा गया और 1983 में ये कहा गया है। चलिए, दो याद कर लीजिए बस, वहां पे ज्यादा नहीं याद करना। एक शब्द यहाँ पे आया था पॉलिसी पैरालिसिस। मैंने बोला था कि ऐसे शब्द यूज करना है, ठीक है। जब मेंस आ जाएगा ऐसे शब्दों का यूज करते रहना है अपने कॉपी में। प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर हम लोग उसको एग्जाम में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जरूरत की चीज़ यहाँ पर नहीं है, सब किया हुआ है। कॉम करना, आर्थिक प्रभाव, ये सब सब चीज़ किया हुआ है, जनरल चीज़ है ये सब। अब इधर करेंगे अगर बात, तो देखिए ये वाला 1951 का अधिनियम, एक 1952 का अधिनियम आता है, वो किससे रिलेटेड होता है? आरपीए बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952। वो किससे रिलेट करता है, ध्यान है? 50 है, एक 51 है। 50 किससे करता है? 50 है वो लोगों के बारे में बात करता है, जो 51 है वो पार्लियामेंट के बारे में बात तो करता है। पहले पहले इन पहले जो है आएंगे भारतीय, और दूसरे में आएंगे फिर पॉलिटिशियंस, है ना? तो ये बात करता है आपका 50 एंड 52, 51 सॉरी। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग रिकॉल कर चुके एक बार। अब इधर आइए, यहाँ कुछ नहीं है करने के लिए। अनुसूचित जाति से संबंधित पे आप आ जाते हैं बात पर। तो अत्याचार बढ़ रहा था, ये हम लोगों ने कल देख लिया कि 16.6% जो है एससी की आबादी है पूरे भारत में। तो डेटा 16.6%, और 13.1% की वृद्धि हुई है मामलों में, मतलब इस तरह के जो मामले, आपराधिक मामले एससी के खिलाफ, वो 13.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, रिकॉल हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा सबको। अब देखिए कहाँ परिभाषित किया गया एससी नाम के शब्द को, तो 366 नंबर के आर्टिकल में परिभाषित किया, 366 में परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आ जाएगा मेंस में सवाल एससी को लेकर के। तो 366 को हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने कहा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि संविधान के अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है, और इसके बारे में ये संदर्भित चीजें हैं नीचे। ठीक है, तो वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डील करेंगे। आगे क्या कहता है अनुच्छेद 341, 341 के का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो किसी क्षेत्र को राज्यपाल के परामर्श से जो है वो सूचित उचित कर देता है कि यह अनुसूचित जाति का होगा। अनुसूचित जाति शब्द का पहली बार प्रयोग 1935 के एक्ट में किया गया था, कल हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। तो 366, 341 और 1935। ऊपर एक डेटा हम लोगों ने देखा 16.6%, उसके बाद 13.1%, ये वृद्धि हुई है, और वहां जो है वो टोटल जनसंख्या है एससी की भारत में। चलिए कॉन्स्टिट्यूशनली एससी आर्टिकल की बात करेंगे। 16% ही है। हाँ, पूरे भारत ये की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो फिर अकॉर्डिंग भी टू कम है 2011 सर। सेंसस, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये भी ध्यान दीजिए। फिर भी कम है। कम तो है ही, कम रहेगा ना। अब इधर आइए, 14, 15, 16 और 17, ये सब आर्टिकल जो है इसको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसको समानता की बात करते हैं मूल अधिकार को लेकर के। 46, 338, 338 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 46 भी इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी के हिसाब से। 1955 का आया था अस्पृश्यता अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। 76 में इसको संशोधन किया गया, तो इसको छोड़ दीजिए। अगर याद करना है तो ये याद कर लीजिएगा, पीसीआर एक्ट सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है। पीसीआर एक्ट याद भी रह जाएगा, ये पीसीआर एक्ट कल पूछेंगे कि बताइए पीसीआर एक्ट किससे रिलेट करता है, ठीक है, 1976। तो कल आप लोग रिकॉल करके इसको बता दीजिएगा, ठीक है, रिवीजन में रहेगा, ये याद हो जाएगा। चलिए हो गया यहाँ तक खत्म। आगे अगर बात करेंगे तो 1989 में जो एक यहाँ पर आया था अत्याचार, देखिए एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 कहता है कि एससी एसटी समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अत्याचार यानी कि एट्रोसिटीज के रूप में परिभाषित करता है। तो 1989 का अधिनियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? जब हम लोग अपराधी मामले देखते हैं एससी एसटी के खिलाफ उस समय, ठीक है। और एसके ये इसको क्या बोलते हैं शब्द इंग्लिश में? एसके वेंजर्स बोलते हैं, एसके वेंजर्स। तो ये वाला जो है 2013 में एक एक्ट आया था जिसमें पुनर्वास करना था उनको, मतलब जो इस तरह के कामों में लगे हुए थे लोग, जो मर रहे थे उसकी वजह से, तो वहां से उसको कम करना था इन सब चीजों में, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एक पुनर्वास अधिनियम आया था 2013 का, ठीक है। हाथों से गंदगी उठाते हैं उन सबके पुनर्वास के लिए, अच्छे जीवन के लिए, ठीक है। चलिए इधर अगर देखें तो नमस्ते करके स्कीम था, हम लोगों ने कल देखा था। पीएमएजीवाई स्कीम था, श्रेष्ठा फॉर स्कॉलरशिप था ना, लक्षित हाई स्कूल में होना, अच्छा ठीक है, ये स्कूल में आवासीय शिक्षा के लिए, सॉरी। ये इकोसिस्टम, ये नमस्ते वाला जो था ये क्या था, इनके सैनिटाइजेशन के लिए था, जो जो कर्मी साफ करते, सफाई कर्मी होते उनके सैनिटाइजेशन के लिए आया था नमस्ते करके स्कीम। सीवर वगैरह की जो सफाई करते उसमें मौत हो जाती है उसके लिए। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर पीएमएजेएवाई, ये क्या है आपका? ये भी जो है अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है ये, ठीक है। आदर्श ग्राम के रूप में घोषित करना है, ये बात करता है। चलिए अच्छा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएगा, जब शिक्षा की बात जब हम करने लगेंगे तो यहाँ पर इनका जो जीईआर है यानी कि सकल नामांकन अनुपात, कितने लोग नामांकित होते हैं एससी में खास करके, तो 2025-26 के हिसाब से 27% था, टारगेट था, लेकिन इसको अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। तो समझिए कि अभी भी शिक्षा का स्तर कितना नीचे है, ठीक है, शिक्षा का स्तर कितना नीचे है एससी में, ठीक है। इसको देख लीजिएगा यहाँ पे एक बार, यहाँ हम लोगों ने देख लिया था ये सब डेटा लगभग, ठीक है। एक चीज डेटा यहाँ है देखना हम लोग को चाहिए, देखिए
ये डेटा कह रहा है कि लगभग 34% अनुसूचित जाति गरीबी रेखा के नीचे है। तो हमें ये बहुत अच्छा डेटा मिला ये। ठीक है, कितने लोग नीचे हैं? कम से कम 34%। एक शब्द यूज होता है हेड काउंट रेशियो, क्या है बताओ? HQR, हेड काउंट, सॉरी HCR होगा। हेड काउंट रेशियो क्या है ये, याद है? मतलब कितने लोग हैं उसका काउंटिंग करने के बाद निकाला जाता है कि हाँ पॉवर्टी क्या है या फिर बेरोजगारी नहीं, क्या एक है। एक एक थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक है, इसीलिए पूछे थे, बहुत जनरल नहीं है, थोड़ा ये है, बता दे रहे हैं। इसमें ये है कि जो लोग जो लाल कार्ड लेते हैं ना, याद होगा, लाल कार्ड जिनके पास होता है, ठीक है, उनकी जब सूची निकलेगी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे HCR। लाल ओके। कार्ड जिनके पास होता है उसको कहते हैं HCR। ठीक, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को हेड काउंट रेशियो में काउंट करते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया। ये 34% वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 34%। सब कहाँ चले जाते हैं ये वाले टाइम में? सोने चले जाते हैं क्या इतने जल्दी? अभी एग्जाम नहीं आया है ना, इसलिए सब सीरियस नहीं। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो देखिएगा सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। उससे पहले हम लोग आगे निकल जाएंगे, फिर हम पीछे भी नहीं आएंगे मुड़ के हाँ रिवीजन निकलना कराने के ही लिए। है सब, पता है बहुत पहले लोग कर रहे हैं बिल्कुल। कंपटीशन जो तो कट सीरियस के है वो तो कर ही रहे हैं, कंपटीशन। जो सीरियस है वो तो कर ही रहे हैं, वो तो बस थोड़ी रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं थोड़ी। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, लगभग डेटा कुछ हमारे पास हो चुका है जो हम याद कर चुके हैं पहले से, 34%। यहाँ क्या कहता है, जबकि सामान्य वर्ग की जो जाति, क्या कह रहा है यहाँ पर कि जबकि सामान्य वर्ग की जातियों में यह अनुपात 9% का है। 9% कहने का मतलब क्या हुआ? गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं वो सामान्य वर्ग में सिर्फ 9% है, और SC में 34%। अगर आपको समानता दिखानी हो कहीं भी, अगर ये वाला भी पॉलिटी वाले क्वेश्चन में भी तो भी दिखा सकते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन में भी दिखा सकते हैं इसको, बिहार की गरीबी, ये सब क्वेश्चन में दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना हो गया। बाकी हम लोग को नहीं देखना है, बाकी का काम हम लोग इन डेटा के बेसिस पे कर सकते हैं। ये हम लोग ज़्यादा मेंस के लिए कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया। देखिए, श्रेयस करके था यहाँ पर ना, ये स्कॉलरशिप स्कीम था। श्रेष्ठा जो था, श्रेष्ठा आवासीय स्कीम था। ठीक है, श्रेयस एंड श्रेष्ठा ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में, या तो फिर किसी वनडे वाले में पूछा जा चुका है, हम शायद याद है हमको, किसी में तो देखें, ये दोनों स्कीम देखें, श्रेयस और श्रेष्ठा। SC के लिए एक स्कॉलरशिप के लिए, एक आवासीय के लिए। एक रक्षा संस्थान यहाँ पर बना हुआ, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, ये क्या करता है? वही मादक पदार्थ ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं उसको कम करने के लिए जो है सिंपली ये काम करता है, राष्ट्रीय सामाजिक संस्था रक्षा संस्थान। एक PM दक्ष है। दक्ष क्या कर रहा है यहाँ पर? कौशल प्रशिक्षण। जब आएगा स्किल डेवलपमेंट और बेरोजगारी पर जब बात आएगा तब हम बात करेंगे यहाँ पर PM दक्ष की। ठीक है, चलिए इतना डेटा हमारे पास आ गया जो काम का था। अब इसमें देख लेते हैं जो हम लोग कल देख रहे थे, ये विधेयक है एक्चुअली में, तो विधेयक जो पहले से प्रावधान थे वो देखना जरूरी है, बाद वाले छोड़ देते हैं, जब पास हो जाएगा तो बाद वाला भी देखेंगे। 1934 का एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं एयरक्राफ्ट एक्ट। उसी एक्ट में जो है सारी सुविधाएं हैं, मतलब कि क्या कैसे कैसे विमान को जो है हम नियमित करेंगे, चलाएंगे उसको। यहाँ पर पहला जो है, यहाँ पर DGCA, BCAS, AAIB, इन सब का अलग अलग काम है। पहला कहता है कि नगर विमानन महानिदेशालय है एक, जहाँ से निर्देश मिलेंगे। सेकंड है नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, एक सुरक्षा की बात करेगा। और थर्ड जो है कहता है विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, तो दुर्घटना होगा तो उसका अन्वेषण करेगा। तो ये जो है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? केंद्र सरकार। तो सवाल यही बनेगा कि केंद्र सरकार क्या क्या कंट्रोल करती है? तो केंद्र सरकार DGCA, BCAS और AAIB को कंट्रोल करती है डायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष है। उसके बाद गतिविधियों की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कहता है कि विमान निर्माण, संचालन, व्यापार, इनको जो है यहाँ पर कौन देख रहा है? यही एक्ट के माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, यह अधिनियम विनिर्माण, उपयोग, संचालन, व्यापार सहित विमान से संबंधित गतिविधियों को नियमित करता है। ठीक है, सारे गतिविधियों को। अब कहता है कि नियम बनाने की शक्ति क्या है? एक मिनट, यहाँ कह रहा है कि नियम बनाने की शक्ति, तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास? केंद्र सरकार के पास। कौन कौन सी? विमान लाइसेंसिंग वगैरह, निरीक्षण, हवाई परिवहन सेवाओं को देने की बात कहता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय 1944, ये जो है ये सब नियम वगैरह बनाता है। अपराध और दंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़ के यहाँ पर जुर्माना है और करीब करीब 2 साल का यहाँ पर सजा है। इन्हीं सब में बदलाव आएगा तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, विधेयक सिर्फ है पारित होने के बाद ही पढ़ना चाहिए इसको। चलिए, हम लोग कुछ डेटा और देख रहे थे विमान से संबंधित। 9वां क्या है? ये सबसे बड़ा नागरिक विमानन बाजार है विश्व का। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा नागरिक विमान, इसका मतलब ये हुआ कि विश्व में जो वैश्विक रूप से जहाँ जहाँ जा रहा है हमारा, जहाँ जाता है एरोप्लेन, उसमें वैश्विक रूप से हम 9 नंबर पे हैं। अगर बात करेंगे घरेलू यानी कि
एक ही देश के अंदर दूसरे राज्य में जाने की जो बात है उसको कहते हैं घरेलू। तो वो तीसरे नंबर पे हम लोग उस वाले काम में। उसका इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग बहुत बड़े एक एरिया में हैं, ठीक है। भारत बहुत सारे राज्यों में डिवाइडेड है, तो उसको पर्यटन तो करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह पे। तो इसके लिए हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। 157 जो है हम लोग अभी कार्यरत, मतलब इतनी संख्या में जो है हवाई अड्डों का संचालन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो वृद्धि है यात्रियों की 14.5% की दर से इंक्रीज कर रही है, यानी कि चक्रवृद्धि दर जिसको बोलते हैं, CAGR बोलते हैं इसके अनुसार। और 15% महिलाएं हैं, कल मैंने बोला था कि 15% महिलाएं हैं, जो कि देश में ये जो है लगभग क्या है, ये 15% पायलट हैं, ठीक है। आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ यूज कर सकते हैं मेंस में। चलिए, हो गया। तो यहाँ तक हम लोग को देखना था, ये शब्द भी कल कर चुके थे, इसलिए रिकॉल नहीं कर, ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे वरना सारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, उसको एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, PDF सबके पास है। जिसको धुंधला दिख रहा होगा ना वो PDF खोल लीजिएगा, ठीक है। जब फ़ोन बंद करके पढ़ाते हैं तो 4G पे काम करता है नेट, वरना फ़ोन वोन आने लगेगा सब, बात नहीं है। देखिए एक शब्द आ रहा है OCI। OCI का मतलब सिंपल सा क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहने का मतलब यही हुआ कि बाहर के लोग, ठीक है, जो बाहर चले गए हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे, इसलिए PT का भी सवाल बनेगा, मेंस का भी सवाल बनेगा यहाँ से, इसीलिए। अब देखिए सुर्खियों में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि विदेशी को, देखिए OCI कार्ड धारकों को विदेशी के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने की संबंधित चिंताओं से जो है, ये चिंताओं को दूर करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान OCI नियम अपरिवर्तित रहेंगे। तो पुराना जो नियम था, अभी जनरली जो है बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, देख रहे होंगे अमेरिका का प्रॉब्लम चल रहा था, और फिर कई देशों से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा खास करके अभी पाकिस्तान वाला भी इशू हुआ। तो इन सब की वजह से जो है OCI में यहाँ पर चेंजेस की बात की गई है, लेकिन क्या कह रहा है कि पुराना वाला जो नियम है वही बना रहेगा, अपरिवर्तित नहीं होगा। अब देख लेते हैं, हम लोग को ज़्यादा काम का चीज़ है यहाँ ये, और ये लाभ इसके, और ये जो के बारे में, ठीक है, OCI के बारे में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, क्या हमारा अधिनियम कौन सा है, 2005 का अधिनियम है, ठीक है। OCI योजना को 2005 में नागरिकता अधिनियम और 1955 में संशोधन किया गया। तो मतलब बेस क्या था, 1955 था, उसके बाद संशोधित कब किया गया, 2005 में। तो इस प्रकार से दो चीज़, ठीक है, दो याद रखना, 1955 एंड 2005। अच्छा बताइए 2005 में और कौन सा एक्ट आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। RTI एक्ट करने का भी तो उसी टाइम आया था। ठीक, हाँ कौन सा है, RTI, ठीक है। और क्या है, नहीं है। अच्छा एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ है कि यहाँ पर, 2009 में होगा वो, छोड़ दीजिए। 2005 में। नहीं 5 में नहीं, 9 में। और कुछ 5 का याद आ रहा है किसी को, तो डेटा क्योटो प्रोटोकॉल एक आया था 2005 में। क्योटो रिलेट किससे करता है इस बताना, क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैस ओजोन। से है। ग्रीन से है, ठीक है, ठीक बोल रही है, हाँ वही ओजोन। ग्रीन हाउस गैस से है, CH से, ठीक है। तो 2005 में आता है 1955। 1955 में कुछ और रिलेट कर पा रहे हैं, 1955 में और कुछ आया था बहुत इंपॉर्टेंट, कोई एक्ट याद है तो ठीक है, अदरवाइज मूव कर जाएंगे। तो नहीं 1955 में नहीं, मैं फिर 2005, बता दूंगा। ठीक है। तो ये OCI के लिए याद कर लीजिए, कल पूछेंगे कि OCI 1955 एंड 2005 क्या है, कल बताइएगा, रिकॉल करवाएंगे। पात्रता क्या होनी चाहिए, पात्रता का मतलब क्या, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक इंसान कैसे इंटर करेगा इसमें, कैसे एक पात्र बनेगा इस OCI के लिए। तो पहला क्या कहता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़ करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक को छोड़ देना है, ठीक है। पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक इसके लिए पात्रता रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC देने वाले स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है। सेकेंड, 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था। क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950 के समय, उस दिन और उसके बाद जब भारत का नागरिक रहेगा तो वो कर सकता है अप्लाई। थर्ड कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था, तो योग्य भी है वो भी हो जाएगा। उसके बाद जो उस क्षेत्र से संबंधित था, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, मतलब 1947 के बाद कुछ देश भारत में इंक्लूड होंगे, अंदर आए होंगे, जैसे कौन सा आ गया, उसके बाद आया है बांग्लादेश, आपका ये टूटा है, ठीक है। अंदर कौन से आए हैं, अंदर 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 आया है आपका 1965 में आया, तो गोवा आया था ना, तो गोवा वाला हो जाएगा, ठीक है। 61 आया था, 65 आया था, गोवा हो जाएगा। उसके बाद क्या सिक्किम कह भी रहा है तो। इधर, सिक्किम पहले आया था ना, कब आया था सिक्किम,
हमको डेट नहीं याद है सिक्किम वाला। 75 में ही आया सिक्किम ना तो सिक्किम 1975 में आया 36वां था ना। संवैधानिक तो संशोधन सिक्किम भी से। इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। 32वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम हुआ था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि जो ऐसे नागरिक पुत्र 32 या नहीं था पुत्री या मैम, पौत्र या पौत्र, क्या हाँ बोली बोलो, मैं? बोलिए। 32 नहीं था, 35 से था, 35। 35 बोल रही थी क्या? 35 या 36 था, एग्जैक्ट नहीं मुझे याद आ रहा है, रुकिए सर्च कर लेते हैं। 35 से राज्य में शामिल किया गया था, ठीक है, सिक्किम को। और 36 से फुल फ्लेज राज्य बना था। और नंबर बोलेगा तो 22वां राज्य। एक दिन उसको भी बढ़िया से करेंगे, ठीक है, कितने राज्य इंक्लूड हुए, आउट हुए गए। एक क्वेश्चन आ गया यूपीएससी वाला, वो रिकॉल था नहीं तो हम छोड़ दिए, स्किप कर दिए थे गलती की वजह से। आगे बढ़ते हैं, क्या रहा है कि जो ऐसे नागरिक का पुत्र या पुत्री या पौत्र, मतलब जो नागरिक बना हुआ है उस समय, उसके बाद जो इतने स्ट्रक्चर जो उसके बन जाते हैं पारिवारिक, वो सारे इससे ऑटोमेटिकली ओसीआई के कार्ड धारक बनने योग्य हो जाएंगे। उसके बाद जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों की नाबालिग संतान है, तो नाबालिग वाली भी आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, हम जान रहे हैं, वहां से आप ऐसे भी अपना रिलेशन लगा करके और थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड से कर सकते हैं, लेकिन ये डेट वगैरह वाला जो है ना, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला जो कीवर्ड था वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट, फिर से आ रहा है आपको फिर एलिमिनेट करने वाला चीज़। कह रहा है विदेशी सैन्य कर्मी चाहे वह सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो चुके हो, ओसीआई प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। कौन सैनिक? विदेशी सैन्य कर्मी, ठीक है। विदेशी सैन्य कर्मी। हाँ, ये नहीं होंगे पात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ये भी देख लेते हैं, जब सब देख रहे हैं तो छोड़ेंगे नहीं, 8 नंबर भी देख लेते हैं। कहता है भारत के नागरिक का विदेशी मूल का जीवन साथी, तो नागरिक यहाँ के हो, कहीं और की कोई जीवन साथी है लड़की, ठीक है, या ओसीआई कार्ड धारक का विदेशी मूल का जीवन साथी, तो ओसीआई कार्ड धारक होगा, हो सकता है उसकी कहीं पत्नी बाहर में हो, तथा जिनकी शादी आवेदन की प्रस्तुति से ठीक पहले, लगातार 2 वर्षों तक पंजीकृत व वैध रही है, ठीक है। तो शादी के प्रस्तुति के ठीक पहले का मतलब रिलेशनशिप में होने चाहिए 2 साल पहले, अचानक शादी नहीं करना है, ठीक है। तो इतने सारे कंडीशन यहाँ पर जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, तब आपको ओसीआई मिलेगा। उसके बाद ये एक शब्द आया यहाँ पर, 40.68 लाख ओसीआई पंजीकरण कार्ड जारी किए गए थे, कब? 31 जनवरी 2023 तक, 22 तक। तो वही करीब करीब 41 लाख के आसपास जो है पंजीकरण है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ओसीआई कार्ड धारक है। अब एक वर्ड आया कि 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति और ओसीआई कार्ड धारकों को एक श्रेणी यानी कि ओसीआई में मिला दिया गया था। क्या है? 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति और ओसीआई कार्ड धारकों को, तो यहाँ के मूल की भी होने चाहिए और कार्ड धारक भी, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। अब देखिए जरा, ये यहाँ से टर्म्स याद खाली कर लेना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अंदर जा करके नहीं, फिर भूल जाइएगा। टर्म्स याद करने हैं कि विदेशी सैन्य कर्मी नो, यहाँ इंटर नहीं कर सकते, भारत पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान बांग्लादेश वाले इंटर नहीं करेंगे, उनको ओसीआई नहीं मिलने वाला है। 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है, क्या कह रहा है, उससे पहले वाले को नहीं मिलेगा, उसके बाद वाले को मिलेगा, क्योंकि उससे पहले हो सकता है पाकिस्तानी वो चले गए हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिए। अब भाई कहता है कि भारत यात्रा हेतु जीवन भर के लिए बहु प्रवेश या बहु उद्देशीय वीजा, लाभ है ये सब, ये लाभ है। तो हो सकता है कि 4-5 ऑप्शन दे दे लाभ का, या फिर मेंस में सवाल पूछ ले कि ओसीआई के लाभ क्या हैं। तो जीवन भर के लिए बहु प्रवेश या बहु उद्देशीय वीजा मिल सकता है भैया आपको ओसीआई अगर आपके पास है तो। उसके बाद क्या कहता है कि कृषि या बागान भूमि खरीदे और भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़ करके, देखिए किसको छोड़ रहा है, कृषि बागान को या भूमि को खरीद या भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़ करके वित्तीय, आर्थिक और शैक्षणिक मामलों में अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई के साथ समानता होगी इनकी, ठीक है। वित्तीय, आर्थिक, शैक्षणिक मामलों में एनआरआई के साथ समानता होगी। एनआरआई यहाँ पर दूसरा टर्म है, ठीक है। एनआरआई का कुछ कंडीशन अलग होगा, आगे देखेंगे, मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो खुद से पढ़ा देते हैं उसको, ठीक है। एनआरआई भी समझना जरूरी है अभी। आगे क्या कह रहा है कि 1955 की, देखिए 1955 की धारा 51G, इसमें क्या कहता है कि ओसीआई कार्ड धारक 5 वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राप्त होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, कि अगर आपने 1955 की धारा 5AG के तहत, ठीक है, वहाँ रूल लिखा हुआ है, और उसमें जो है हम यही पूछना चाह रहे थे, ठीक है, ओसीआई वाला जो अभी हम, एक मिनट
ठीक, यही था। तो ओसीआई का जो है 1955 की धारा 51G कहता है कि 5 वर्ष की अवधि आपको पूरी कर लेनी है आफ्टर ओसीआई कार्ड ले लेने के बाद। ठीक है, तो प्राप्त करने के बाद आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, उसके लिए आप प्राप्त हो सकते हैं, पात्र हो सकते हैं। फिर कहता है कि बशर्ते वह आवेदन करने से पहले पिछले 5 वर्षों में से 1 वर्ष भारत में निवास कर चुका हो। पिछले 5 वर्षों में से 1 वर्ष कम से कम भारत में रह चुका हो, वैसा व्यक्ति को यहाँ पर मिलेगा। तो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, इतने सारे कंडीशंस हैं। आगे क्या कहता है कि ओसीआई कार्ड धारक एनआरआईज के समान राष्ट्रीय पेंशन योजना में नामांकन करने के लिए पात्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म आ गया फिर। एनपीएस, अच्छा कौन कौन पढ़े हैं? यूपीएस कौन पढ़े हैं? एनपीएस कौन पढ़े हैं? और ओल्ड पेंशन स्कीम कौन पढ़े हैं? पढ़ा है कोई इसको? यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस? इसका तो उम्मीद था कि बीपीएससी पूछेगा 17वीं में, तो हम लोग तो पढ़ के गए थे इसको। एनपीएस आया तो 2004, यूपीएस अभी लागू होने वाला है, यानी लेटेस्ट है ये। ठीक है, और ये चला था आपको बहुत पहले, यानी कि 1947 से ये चल रहा हुआ है, 48 से चल रहा हुआ ये वाला ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, सब में अलग अलग प्रावधान थे, तो उसको एक दिन करेंगे, तो एक दिन ये भी जो है अच्छे से टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। लोग आ जाएगा, इस पर विजन में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप लोग काम कीजिए, वो डाल दीजिएगा। ठीक है, डाल दीजिए कि टॉपिक कराना है तो कर लेंगे उसको। चलिए, प्रतिबंध की अगर बात करें, प्रतिबंध का मतलब रेगुलेशंस क्या है इसके लिए, तो ओसीआई का मतलब क्या है यहाँ पर कि दोहरी नागरिकता नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको अलाउ नहीं करता है दोहरी नागरिकता। फिर कहता है कि ओसीआई कार्ड वोट देने के लिए राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है कि ओसीआई का मतलब ये नहीं कि आप चले गए वोट देने के लिए, नहीं, ये भी नहीं माना जाएगा। ओसीआई का मतलब वोट देना नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ओसीआई कार्ड धारक अग्रलिखित भारतीय संवैधानिक पदों पर नियुक्त करने के लिए अपात्र होते हैं। अपात्र कहने का मतलब क्या हुआ? किसके लिए कह रहा है? संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने के लिए। हम लोगों ने ऊपर क्या क्या देखा? एक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इंटर नहीं करेंगे, सैन्य वाले को नहीं मिलेगा। 1947 से पहले जो लोग चले गए कहीं भी, उनको नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, बाद वालों को मिलेगा। और बहुत सारे कंडीशंस थे शादी वादी को लेकर के। प्रतिबंध यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ वोट नहीं देना है, दोहरी नागरिकता नहीं है ओसीआई का मतलब। ठीक है, संवैधानिक पद जो जो है वहां पर आप नहीं बैठ सकते, नॉट अलाउड। ठीक है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 58, उपराष्ट्रपति 66 और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 124, ये सब जो बता रहा है ये संवैधानिक पद है। ठीक है, और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये बता रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर, और संवैधानिक पद आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं सबको। ठीक है, आगे क्या कहता है कि ओसीआई कार्ड धारक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए अपात्र होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया टर्म। किसी दिन ओसीआई का क्वेश्चन आ जाएगा ना आपके सामने, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओसीआई क्वेश्चन आ जाए, या तो यूपीएससी आ जाए, या तो बीपीएससी, कहीं भी दे दे, मेंस दे दे, पीटी दे दे, कहीं भी। ठीक है, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओसीआई कहता है यहाँ पर, यहाँ देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद भी यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, तो ये कहीं भी पात्र नहीं है भैया ओसीआई कार्ड धारक। आगे क्या कहता है? आर्टिकल 16, यानी कि अवसरों में समानता, लोक नियोजन, यानी कि सरकारी रोजगार के मामले में अवसर की समानता के संबंध में। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ कुछ छूट मिला है, जैसे ओसीआई कार्ड धारकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष पदों को छोड़ करके, कुछ विशेष पद, यहीं पर यूपीएससी ने अभी गेम खेला था ना, अभी जो है एक यहाँ पर शब्द बोल दिया गया था कि राज्यपाल को जो है, राज्यपाल के किसी, लिख दिया था ना एक सेंटेंस कि राज्यपाल के किसी एक निर्णय पर जो है उसका, ठीक है, ये होगा मतलब न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की बात किया था, और हमको लगा था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा नहीं, उसका मतलब आज़ादी होना चाहिए, और मेरा गलत हो गया। ठीक है, हमको भी रिकॉल नहीं था वो चीज़, तो ध्यान दीजिएगा सवाल। राज्यपाल, देखिए न, राज्यपाल का भी ना न्यायिक समीक्षा के दायरा में आता है। बहुत सारा केस इससे संबंधित आता है, पड़ा हुआ है। आता है। लेकिन हम कुछ और सोच रहे थे, उसमें मेरा उस समय का एग्जाम हॉल का प्रेशर कुछ अलग होता है, हम कुछ और सोच रहे थे। राष्ट्रपति वाला भी है जो है ना, विवेकाधिकार की शक्ति को छोड़ करके बाकी सब जितना है ना, सब आता है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत। लोकसभा का अध्यक्ष भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, आर्टिकल 16 की बात कर रहा था कि यहाँ पर कुछ विशेष पदों को छोड़ करके ये लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, संघ या राज्य सरकार के किसी भी लोकसभा के पदों के लिए पात्र नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट की टर्म है। ये जो यूपीएससी और बीपीएससी करवाते हैं, स्टेट पीसीएस एंड उधर सेंट्रल वाला, तो उसके लिए पात्र नहीं है ये लोग ओसीआई वाले। ठीक है,
और केंद्र सरकार द्वारा भी कुछ निर्दिष्ट पदें होती हैं, उस पर भी ये लोग नहीं कर सकते। हाँ, रेगुलेशंस हैं, लेकिन सारे पे नहीं है, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सब पे ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं अगर इनकी कंडीशन को देखें, रेगुलेशंस को देखें तो क्या कहता है। कह रहा है कि देश में अनुसंधान, पर्वतारोहण, धर्म प्रचार, पत्रकारिता और प्रतिबंधित संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए विशेष मंजूरी की आवश्यकता होती है। क्या क्या है देख लीजिए। R&D, पर्वतारोहण, धर्म प्रचार, पत्रकारिता और प्रतिबंधित जो क्षेत्र होंगे, संरक्षित क्षेत्र होंगे, उधर अगर जाना है तो मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो OCI वाले के लिए आसान नहीं है जिंदगी भारत में, ठीक है। OCI वाले के लिए हम लोग इतना टर्म समझ लें। अच्छा दोबारा कोई बताइए क्वेश्चन? सुमित सर कि हम्म जो ओसीआई है ना, ओसीआई को रद्द करने के लिए कितने आधार हो सकते हैं? रद्द करने के लिए पहला तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी गलत काम करेगा तो रद्द हो जाएगा उसका, कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। देश विरोधी कोई काम करेगा तो चला जाएगा फिर, ठीक है। थर्ड हो सकता है कि वो जो है, हो सकता है कि गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा हो, तो उस मामले में वही हो गया, देश विरोधी ही हो गया ये चीज़, ठीक है। हो हम्म सकता है कि दंगा भड़काने में कुछ वो कर रहा हो, दंगा वगैरह में, ठीक है। इलीगली हो हम्म सकता है वो आया हो, तो बात तो बहुत बन सकता है। वो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है, वो पॉइंट्स क्या बनाया है उसने, वो वही देखना पड़ेगा। वही जो पहले वाला 5 कंडीशन रहता है ना, हम्म, इसमें भी वही 5 कंडीशन लागू होगा कि हम्म, धोखाधड़ी के जरिए अगर पंजीकरण कराया है तो उसको हटा दिया जाएगा। हम्म, संविधान के प्रति निष्ठावान न हो, है ना, तो हम्म, मतलब छीन लिया जा सकता है। युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संपर्क हो, उस हम्म, कंडीशन में भी इसका छीना जा सकता है। यदि हम्म, भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा या लोकहित को बनाए रखने के लिए ऐसा कारण आवश्यक है कि उसका मतलब ओसीआई वाला क्या बोलते हैं, नागरिकता संबंधित है ना, छीना जाना चाहिए तो छीना जाएगा वैसे वैसे कंडीशन में। और यदि पंजीकरण के 5 साल के भीतर प्रवासी भारतीय नागरिक को 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो, तो वैसे कंडीशन में भी ओसीआई वाला जो नागरिकता दिया गया है आपका, हम्म, छीन लिया जाएगा। ठीक, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए संक्षिप्त सुर्खियाँ, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है पीटी के लिए। इसमें मतलब और सब छोड़ दिया है, जैसे बहुत सारा चीज छोड़ा है, ईयरली वाला में ज्यादा दिया है। अच्छा ठीक है, ईयरली वाला भी कर लेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मंथली वाला कंप्लीट करने के बाद ईयरली ही करने वाले हैं, ठीक है। वैसे भी हमको मन लगेगा नहीं इसको ख़त्म करने के बाद भी, तो करेंगे ही उसको। अच्छा, यहाँ देखिए, प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन। तो ये प्रोसेस पर सवाल बन सकता है, ठीक है, प्रोसेस पर पूरा सवाल बन सकता है। क्या कहता है प्रोसेस? सब कहाँ बिजी है मैम, ये 9 बजे वाला टाइम पर तो कोई अवेलेबल ही नहीं रह रहे हैं, क्या दिक्कत है? और पहले कर लें क्या इसको? ये करिए ना। हम्म, सब रहते हैं तभी ना डिस्कशन का पार्ट बनता है, तो फिर उसे बेनिफिट सबको होता है कहाँ से? मैं रिकॉल करते रहेगा अपने, कितना बुलाते रहेगा सबको। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको। पूछ लिया जाए कि टाइमिंग क्या चेंज करना है, क्या टाइमिंग चेंज करना होगा तो कर लेंगे। प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन। तो प्रोसेस ये मेंस का भी बन सकता है और पीटी का भी, कुछ 1 1 2 3 4 ऐसा करके कुछ यहाँ पर 4 पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं और उसमें आपको पूछा जा सकता है। देखिए क्या क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव पेश किया है। किसके खिलाफ? सभापति के खिलाफ। अब देखिए आर्टिकल 64 क्या कहता है, भारत का संविधान, उसका अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ये तो उसके लिए है, उपराष्ट्रपति के लिए पदेन सभापति होता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक इसको पावर ये मिल जाती है उपराष्ट्रपति को। प्रक्रिया क्या है? 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना है, ठीक है। संकल्प पेश करने से पहले पद पर हटाना है तो आपको संकल्प पेश करना, उसके 14 दिन पहले नोटिस देना है। और इस नोटिस में हटाने के बारे में, हटाने का क्या मतलब, क्यों आप हटा रहे हैं, उसका पूरा उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट कर रहा है कि हटाने के लिए उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए। आर्टिकल 67B उसमें कहता है, देखिए प्रस्ताव पारित करने की बात कह रहा है। आर्टिकल 67B कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा उसके सभी सदस्यों के बहुमत, सभी, देखिए सभी की बात कर रहा है, कोई भी यहाँ पर वो सेपरेट नहीं कर रहा है, 2/3 1/3 नहीं कर रहा है, सभी कह रहा है। कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा उसके सभी सदस्यों से बहुमत से पारित संकल्प और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पर सहमति जताकर प्रत्यय हटाया जा सकता है।
ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको ध्यान कर लीजिए आज। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67B, ठीक है, सभी सदस्यों का राज्यसभा वाले मेंबर सबका चाहिए, बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, सॉरी आपको बहुमत चाहिए, विशेष नहीं, बहुमत चाहिए, और लोकसभा द्वारा क्या होना चाहिए, साधारण बहुमत होना चाहिए, ठीक है, और सहमति हो जाएगी जब दोनों तरफ से, तब इनको हटा दिया जाएगा। आगे क्या कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया। जहां संविधान में राष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख किया गया, वहीं उपराष्ट्रपति के मामले में आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, यही बोलेगा यहाँ पर, देखिएगा, दे देगा वहां पर, यूपीएससी दे देगा, कह देगा कि ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया ऐसा कि ऐसा ऐसे यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उसका, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति के मामले में आधारों का उल्लेख ही नहीं है संविधान में, यहाँ है राष्ट्रपति का लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं है। तो ये ध्यान कर लीजिएगा स्टार मार्क लगा करके, ठीक है। तो ये हो गया, प्रोसेस यही था। प्रोसेस समझ गए, एक बार रिपीट कीजिए तो खुद से, प्रोसेस क्या प्रोसेस था वो जरा बोलिए, जिसको समझ में आ गया वो बोलिए, तो उससे रिकॉल होगा आपका। बोलिए कैसे प्रोसेस था, बताइए कैसे राज्यसभा के पदेन जो आते हैं सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, तो उसको कैसे हटाया जाएगा बताइए। राज्यसभा में पहले तो संकल्प आएगा, है ना, जिसे बहुमत के द्वारा पास होना चाहिए, और फिर वहां से लोकसभा में संकल्प जाएगा, जिसे वहां पर भी मूलतः मतलब 50+ सदस्यों के द्वारा इसे पास किया जाता है। उसके बाद प्रक्रिया मतलब पास हो जाती है, राज्यसभा को राज्यसभा हटाया का गया। फुल चाहिए, राज्यसभा का फुल चाहिए ना, ठीक है। और लोकसभा का, लोकसभा का क्या है, लोकसभा का मतलब ऐसे साधारण भी बोला जाता है, लेकिन 50 से ज्यादा सदस्यों का होना चाहिए, सब माना जाता है। साधारण बहुमत है, ठीक है, साधारण है। तो लोकसभा का साधारण बहुमत, राज्यसभा का फुल सपोर्ट चाहिए, और इन दोनों के जब द्वारा जब लगेगा कि हाँ हटाने का हो जाना चाहिए, संकल्प पारित हो गया है, सिग्नेचर हो जाएगा ठीक ठाक, तो फिर हटा दिया जाएगा, ठीक है। 14 दिन पहले नोटिस देना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कितना, कितना था आर्टिकल 64, कितना है आर्टिकल, नहीं है ना 67B होगा, ये होगा 67B होगा, ठीक है। हाँ 67। और 64 में किसकी बात है, 64 में बात है आपके उपराष्ट्रपति के जो पद, सभापति उपराष्ट्रपति के पद का। राज्यसभा के पद, हाँ, तो उसका हो जाएगा। चलिए प्रोसेस समझ गए, यही प्रोसेस पे आपको लिखने के लिए आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा, ठीक है, समझना जरूरी है लिखने से पहले, समझ गए, लिख लेंगे। आगे एससी गाइडलाइंस ऑन मर्सी पिटिशन। अब दया याचिका की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश आए हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, किसी का केस भी आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, नोट्स करने वाले पॉइंट है, नोट्स करना पड़ेगा 1 तारीख से आप लोग को, ठीक है, 1 तारीख से करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे केस स्टडी किसका है, तो कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े करके कोई है, उनका केस था, और उसमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, गाइडलाइंस है। तो पहला कहता है कि दया याचिका और मृत्युदंड की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, ठीक है, दया याचिका और मृत्युदंड की जो प्रक्रिया उसको सुव्यवस्थित करना है। उसके बाद अनावश्यक जो देरी होती है उसको रोकते हुए दोषियों को कानून अधिकारों के रक्षा सुनिश्चित करनी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, कोई महिला होगी जिसको पहली बार फांसी की सजा मिली थी, कौन थी, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया जिसको फांसी की सजा मिली, याद है, नहीं याद है, यूपी की लेडी है। चलिए और बता दें उन्होंने क्या किया था, वही बताते। चलिए, उन्होंने अपने परिवार के 7 से 8 लोगों को मार दिया था, ठीक है, हत्या कर दी। नाम तो उन पे क्या सर, क्या नाम था, सर्च मारिए, गूगल क्या कीजिएगा, नाम था, हाँ गूगल कीजिएगा तो याद रहेगा लंबा समय तक। चलिए अब कोई गूगल कर लीजिए, हम यहाँ पे बता रहे हैं आगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी क्या क्या कर रहा है, कह रहा है कि दया याचिका के लिए समर्पित प्रकोष्ठ होना चाहिए। तो फंड की तो बात चलेगी, बिना फंड के यहाँ पर कोई काम ही नहीं होता है। तो कह रहा है राज्य और केंद्र सरकार जो है वो शासित प्रदेशों और दया याचिकाओं को संभालने और निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ होने चाहिए, ठीक है, जल्दी इसको निपटाना है तो प्रकोष्ठ होना चाहिए, खर्च वर्च जो है इसके लिए। उसके बाद न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति, तो न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति यहाँ भी एक और बात है, किस मामले में, भाई पहले से तो है यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पे कह रहा है विधि और न्याय विभाग के एक अधिकारी को समर्पित प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जाएगा,
तो उस प्रकोष्ठ को जिसको इन लोगों ने पहले बनाया था उसका एक प्रभारी बनाएगा, तो उसको यहाँ पर अधिकारी कह रहा है, नियुक्ति मतलब न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, सूचना साझा करना और दस्तावेजीकरण, ये भी प्रॉब्लम है। सूचना साझा करना और दस्तावेजीकरण, ये भी प्रॉब्लम है, इसको भी कह रहा है कि ठीक करो। प्रॉब्लम कैसे है, तो जेल प्राधिकरण दया याचिका को समर्पित प्रकोष्ठ में भेजेंगे तथा पुलिस थानों व जांच एजेंसियों से आवश्यक जानकारी भी मांगेंगे। तो सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अच्छा, एक शब्द हम यूज कर रहे हैं, बताइए किससे रिलेटेड है। उसको बोलते हैं थिएटर। ठीक है, थिएटर। और इसको हम बोल लेंगे अगर, तो इसको हम बोल लेते हैं डिफेंस थिएटर। बताइए किससे रिलेटेड है ये डिफेंस थिएटर, याद है किसी को? रिवीजन फॉलो किए थे पिछली बार? जैसे यहाँ लिखा थोड़ा हुआ सा है, दूर के बोलिए। दूर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है? ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है? सब लोग गायब कहाँ है सर? पता नहीं कहाँ का है, हम पूछते हैं क्या पूछे, टाइम तो पता ही है सबको। शाम में तो सब कर रहे थे, तो बड़का सब बोल रहे थे आए नहीं आए। टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, पता है कि टाइम पे इतना चालू हो जाएगा। हम उसके चलते मार्केट से जल्दी आए कि चलते हैं, थोड़ा जल्दी लेट हो जाए। हम मार्केट में तो जल्दी जल्दी से आए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। पूछ लेंगे कि कल टाइमिंग क्या रहना चाहिए, पहले कर लें क्या उसको, पहले ही करवा लेंगे। पूछ नहीं, लेते हैं। जिया मैम तो खुद बोलती है कि 9 बजे के बाद रखिए तो ज्यादा अच्छा है, खुद गायब है। मैम गायब हो जाती है। चलिए ठीक है, आएंगे तो आएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, दस्तावेजीकरण करना। वो जो हम शब्द यूज बोल रहे थे ना, थिएटर जो यूज कर रहे थे सब, डिफेंस थिएटर। डिफेंस थिएटर एक्चुअली में क्या था, जो कमांड जो सेंटर है ना बने हुए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो बने हुए हैं डिफेंस के कमांड सेंटर, सबको एक साथ एक जगह से नियंत्रित करने की टेक्नोलॉजी या बोल सकते हैं व्यवस्था को आप यहाँ पे कहते हैं थिएटर। ठीक है, समझे बात को, कि चार जगह जो है एरिया, सबको एक जगह से रेगुलेट करना या फिर उसको नियंत्रित करना, इसको बोलते हैं थिएटर। जैसे सीडीएस जो पोस्ट है, सीडीएस तीनों को करता है ना, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो है, ये तीनों को नियंत्रित करते हैं, एक दो तीन, तीनों को एक साथ नियंत्रित करते हैं, और इनके ऊपर होता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार से थिएटर भी जो है शब्द उससे रिलेटेड है, अगर आ जाए कहीं तो उसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ें, देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति सचिवालयों का समन्वय। तो सचिवालय जो काम करता है, सचिवालय पता होगा, ये सब जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वाला काम होता है सचिवालय ही करता है। तो राज्यपाल का अलग सचिवालय होता है और राष्ट्रपति का अलग होता है। इसके लिए भी जो है सचिवालय जो है आपका एक समिति या फिर संगठन वो बना हुआ है, आपका संसद में सचिवालय के लिए अलग से नियम बना हुआ है। ठीक है, वो अलग पढ़ना है आपको। तो सचिवालय वाला यहाँ पर जो है, यहाँ पर भेजा हुआ है, कह रहा है कि समन्वय होना चाहिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के सचिवालय का। ये कौन कह रहा है, ये सब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। आगे इलेक्ट्रॉनिक संचार होना चाहिए, तो गोपनीयता की आवश्यकता, मामलों को छोड़ करके दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी संचार ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे। किसको छोड़ करके, गोपनीयता को छोड़ करके। आगे कहता है दिशा निर्देश और रिपोर्टिंग, तो ये सब भी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग वगैरह टाइम टाइम पे करो। कार्यान्वयन की बात करता है, कार्यान्वयन का मतलब क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन करने से संबंधित रिपोर्ट देनी होगी कि तुमने अभी तक क्या किया है, 3 महीने से पहले तुमको रिपोर्ट दे देना है। आगे सत्र न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश। सत्र न्यायालय किसके लिए कह रहा है, कि ऐसे केसों का रिकॉर्ड रखना होगा और लंबित अपीलों के लिए सरकारी अभियोजकों या जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करना होगा। अच्छा बताइए कि कौन सा व्यवस्था चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, जिससे जो ई कोर्ट होता है ये ठीक हो जाएगा। ई कोर्ट वाली सिस्टम जो है, ध्यान है, इसको न्यायालय ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ठीक है, कोर्ट ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कोर्ट ग्रिड सिस्टम। इससे क्या होता है, सबका इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सारे जो हैं जितने भी न्यायालय हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक और फिर आपका इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, यही है। आगे बढ़ें अगर, तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है एक्सेस, क्या है, एक्सेक्यूशन वारंट शब्द आ रहा है। देखिए कितना ये पूछ सकता हूँ, एक्सेक्यूशन वारंट क्या होता है। तो ये जो है मृत्यु दंड के परिवर्तनीय होने के तुरंत बाद, देखिए मृत्यु दंड के परिवर्तनीय यानी चेंज कर दिया, तुरंत बाद संबंधित राज्य को एक्सक्यूशन वारंट के लिए आवेदन करना होगा।
किसके बाद दे रहा है? मृत्यु दंड के परिवर्तनीय, यानी कि मृत्यु दंड को बदल दिया है राष्ट्रपति ने। कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति ही बदल सकता है, और कोई नहीं बदल सकता इसको। ठीक है, तो अगर वो करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का एक वारंट है, जो कि कौन देगा? राज्य को देना होगा, जहाँ का वो व्यक्ति होगा। अच्छा, वो लेडीज मिली जो अपने 7 लोगों को मार दी थी, उसको फांसी की सजा हुई पहले, नाम बताते हैं क्या? फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, इसका वो नाम है। बोल रहे हैं सर, जो रेप हुआ था जिसका। हम्म, एक मिनट, डेथ सेंटेंस होगा ना, हैंग नहीं होगा। डेथ, शबनम ही तो है सर। शबनम 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 बोल रहे थे क्या ये? हाँ, शबनम वही बोल तो, रहे थे, ठीक है। हाँ शबनम ही बोले थे ना। आप बोले थे? याद सुनी नहीं। हाँ शबनम बोले थे। शबनम याद था हमको, नाम ही नहीं याद आ रहा था कि शबनम नाम था, क्या नाम था। शायरा शायरा याद आ रहा था, लेकिन शायरा कोई और है। हमको ऐसे याद था, एक तो गाना भी बना हुआ है, शबनम मौसी के रहे पकड़ा। हम्म। अब देखिए, दया याचिका के बारे में आर्टिकल यहाँ से बनाएगा यूपीएससी सवाल। आर्टिकल 72 जो है ये इसको देता है पावर, राष्ट्रपति को पावर देता है कि तुम जो है क्षमा याचना कर सकते हो। यही है, मौत को भी टाल सकता है। उसके बाद राज्यपाल, राज्यपाल मौत को नहीं टालेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्षमा नहीं दे सकता है टालेगा उसको। नहीं। हाँ हाँ, नहीं दे सकते। और ये सब है। तो आर्टिकल 161 एंड 72 रिलेटेड क्या है? ये क्षमादान से है। मारूराम बनाम भारत संघ आया था 1981 का मामला। केस स्टडी बहुत जरूरी है मेंस के लिए। मारूराम वर्सेस भारत संघ कहता है 1981 में कि दया याचिकाओं के निर्णय पर समय मतलब जो भी निर्णय है उसको लेते समय राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह आपको लेनी होगी। तो मंत्री परिषद की सलाह यहाँ पर बहुत जरूरी कर देता है। कौन सा केस? मारूराम बनाम भारत संघ। फिर कहता है कानूनी प्रावधान क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 का एक इसके तहत शामिल है, 472 ए, 472। ठीक है, ये है फांसी की सजा या फिर मृत्यु दंड से संबंधित आर्टिकल है, बीएनएस। अब यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट की अन्य टिप्पणियां। विलंब का प्रभाव, आर्टिकल 21 का उल्लंघन। अच्छा, बिहार में केस आया था ऐसा ही, आर्टिकल 21 का केस आया था, ध्यान है? बिहार का केस था, बताइए। क्या था सर केस? क्या था केस सर? वो था ना, एक लेडीज का केस है ना बिहार का। मन्नू बता दो। उसमें ये कहा गया था कि जो प्रिजन्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, ठीक है, उनके लाइफ का जो मतलब बहुत समय के लिए तुम रख लेते हो और सजा नहीं देते हो, तो बहुत समय तक उनकी प्रॉब्लम है ना जिंदगी में, वो जो बढ़ रही है उसको कैसे ठीक करोगे? तो ये जो बहुत समय तक नहीं मिलता है उनको सजा, या फिर उनका जो है जो भी उनको मिलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, तो उसमें देरी होने वाली बात को यहाँ पर कहता है। ये वो वाला केस था। नाम अभी हम लोग सब मेंस में सब ध्यान था, बोल रहे हैं अभी, 1 मिनट बता दे रहे हैं, रुकिए। सब लेडी लोग जो है ना, वो भी कोई मुस्लिम ही है यहाँ पर। हुसैना खातून करके नाम था उसका। हुसैनरा खातून है, हुसैनरा खातून, ठीक है ठीक है ठीक है, वही याद नहीं आ रहा था। हाँ, हुसैनरा खातून। तो हुसैनरा खातून का ये केस है 21 वाला। उसके बाद विलम्ब में चुनौती देने का अधिकार कहता है, आर्टिकल 32 एंड 226 कहता है विलम्ब में चुनौती हो सकती है। केस विशेष निर्धारण, यानी कि अनुचित या अत्यधिक विलंब को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, इसे प्रत्येक केस के आधार पर तय किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है तब, लेकिन हम लोग के लिए देखिए ये सब, ये छोड़ दीजिएगा, लास्ट वाला, ऊपर वाला ठीक है, और ये सबसे ऊपर वाला भी ठीक है। तो केस स्टडी भी ध्यान रखना कि किसमें क्या कहा गया, ठीक है, किसमें क्या कहा गया, इसके हिसाब से ये आप जो उसको जो है मतलब ये मारू राम बनाम भारत संघ वाला बोले हैं, है ना? उसमें ये तो सर जो आर्टिकल 72 है, राष्ट्रपति का स्व विवेक का शक्ति होता है ना। हाँ, हाँ स्वविवेक तो शक्ति होता विवेक की है, शक्ति लेकिन होता उसी है। में कहा गया हाँ ना कि तुमको जो है तो मंत्री इसमें परिषद की सलाह लेना इसमें पड़ेगा। बता रहा है कि मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। हाँ, उसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको। तो वह विवेक की शक्ति तो वो मतलब खुद से यूज कर सकता है। देखो एक बार बताते हैं, कोर्ट है, ठीक है, वो संविधान का व्याख्याकार है, कुछ भी आए वो चेंज कर सकता है, ठीक है, व्याख्या करेगा, कहेगा कि नहीं व्याख्या, व्याख्या ये नहीं है कुछ और है, ठीक है, बोल सकता है। और ये जो था ना, ये मतलब अभी चर्चा में आने का कारण था कि जो 2000 दिसंबर 2000 में लाल किला पे हमला हुआ था,
तो उससे संबंधित जो लश्कर तैयबा वाले आतंकवादी थे उससे संबंधित याचिका आया था, तो उसको राष्ट्रपति ने अभी खारिज कर दिया है ना, तो इसीलिए करंट में आ गया था। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट बस। ठीक है, ठीक है, आइए इधर, अब थोड़ा इसको करते हैं। समझ में आया ना, टॉपिक समझ में आ गया ना? टॉपिक समझ में आना चाहिए, ठीक है, वो उससे हम लोग बाद में डील कर लेंगे, जो क्वेश्चन आ जाएगा कभी भी तो वो खत्म हो जाएगा धीरे कहाँ धीरे। थी कि मैम इतना देर से, बताइए। आई थी आकर के बीच में फिर गई। अच्छा। अब आई थी खुद आई थी। लोग आते नहीं हैं और हमको बोलते हैं कि आप कहाँ थे, बताए। ये शुरू में थी, अरे फिर गायब, मैडम, ये खाना वाना खाने के लिए भी। आपको ही मैसेज किए तब आप आई हैं। हाँ। ऐसा क्या? नहीं, मैंने तो मैसेज ही नहीं हाँ। देखा। मैसेज किए हैं आप? नहीं देखा मैंने। हम्म, देखिए देखिए सर, देखिए कैसे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन काम आएगा, ठीक है, ये बहुत सारे काम की चीज़ निकल गए ऊपर में। जैसे कि बता दे रहे हैं, देख लेना पीछे इसका, देखो ये जो दया याचिका कुछ आर्टिकल था, दया याचिका से संबंधित ऐसी गाइडलाइंस और मर्सी पिटीशन, ठीक है, इसमें कुछ आर्टिकल्स थे 72 एंड 161, ठीक है। 1981 का केस था, मारू राम का केस था, उसमें जजमेंट आया है। इसको कल फिर एक बार जब रिकॉल करेंगे तब देख लेना, ठीक है, अभी खत्म करने दो इसको, कल फिर रिवीजन मारेंगे लास्ट में। देखिए अभी इसी की बात कर रहे थे हम लोग, आ गया यहाँ पर ई कोर्ट की बात कर रहे थे। क्या कहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। ये क्या काम करता है, ये जरूरी है। ये क्या करता है, संपूर्ण अभिलेखों रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण करता है। तो जो कागज में पड़े हुए थे, फेंके हुए थे फाइलों में, उसको डिजिटलीकरण करना इसका काम है। पेपर लिस्ट बनाना काम है। उसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के रूप में, के भाग के रूप में ई कोर्ट्स परियोजना 2007 से कार्यान्वित है। तो ये पूछ सकता है कि कब आई थी। 2007 में आई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, 2007 से चल रही है और अभी तक हम लोग डिजिटलीकरण कर ही रहे हैं। उसके बाद ये थर्ड चरण है, ये भी ध्यान रखना कि थर्ड है ये। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर, कह रहा है थर्ड, पहला और दूसरा चरण में जो है 2011-15 और 2015 से लेकर के 23 के दौरान किया गया था। पहला और, देखिए पहला और दूसरा का ये डेट है, तो 2007 से शुरू करने का क्या मतलब था? 2007 से पहले मतलब बहुत कम, यानी स्लो काम हुआ है। थर्ड चरण में कहता है कि ई कोर्ट्स के थर्ड चरण के बारे में, एक तो है क्या, ये केंद्रीय क्षेत्रक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। सेक्टर का मतलब ज़्यादा पैसा सेंटर लगाएगी। क्या कह रहा है, 2023 से 27 के लिए 4 वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें 7210 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। याद रह जाएगा बेटा ये? 23 से 27 याद रह जाएगा? 23 से 27, 17, 72, 10 याद रह जाएगा। इजी है। 7210 4 वर्षों के लिए है, ठीक है, इजी है, याद रह जाएगा। ये तीसरे चरण का है योजना, पहला और दूसरा 11-15 और 15 से 27 तक जो है वो चल चुका है, ठीक है। उद्देश्य इसका हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग ये सब आप अपने हिसाब से भी कर लेंगे, आपको भी पता है कि अगर ये ऐसी योजना आ रही है तो क्या उद्देश्य होगा, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। जो लगेगा कि खींचना चाहिए उसको खींचते हैं। यहाँ एक ये वर्ड आ रहा है, देखिए, घटक, ये टेक्निकल ये सब आएगा वर्ड। अब यहाँ पर आ रहा है S3WSS, इसको पढ़े थे हम लोग। S3 का मतलब क्या होता है, एक होता है सुगम होता है, एक सिक्योर होता है, और एक और शब्द होता है यहाँ पर, सुगम, सिक्योर, और एक और शब्द होता है, उसको क्या कहते हैं, नाम भूल गए यहाँ पर, 3 शब्द है। S3 का मतलब 3 S है यहाँ पर, ठीक है। एक बार कुछ चेक कीजिएगा, सुगम होगा, सिक्योर होगा, एक और कुछ होगा, वो हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म है, ये करने क्या वाला है, डेटा का संग्रह और प्राप्ति का समर्थन करता है। कौन से डेटा, ये एप्लीकेशन एक्चुअली में एआई से रिलेटेड एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एआई का यूज हो रहा है यहाँ पर, डेटा संग्रह और उसका यूज करने के लिए। ई सेवा केंद्र, ई सेवा केंद्र क्या करने वाला है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक से सेवा। एस जो है ना, S3 वेब एस, हम्म, सिक्योर है, स्क्रेबल है और सुगम है। हाँ, सिक्योर स्क्रेबल है, सुगम क्या में, है, स्केलेबल हाँ, होगा, स्क्रेबल है और सुगम में है, स्केलेबल, जिसको हाँ ठीक है, एक्सेसिबल बोला जाता है। ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं S3 का मतलब, ठीक है। चलिए आगे, क्लास करके एक शब्द आ रहा है, क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोर्ट रूम लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन,
वो जो हम लोग आजकल देख रहे हैं कि बीपीएससी वाला केस चल रहा था तो हम लोग लाइव देख रहे थे, वो इसी का एक प्रारूप है, वो रूप है, प्रतिरूप है क्लास का। ठीक है, तो कोर्ट रूम लाइव वीडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन यानी कि क्लास ये क्या करता है, ये वहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग करवा के हम लोग को दिखा देता है। स्कैनिंग और डिजिटीकरण, तो ये सब चीज़ तो जनरल है, होता ही है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा कोई बताएगा क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं? क्लाउड का मतलब वो वाला क्लाउड नहीं है, डिजिटल क्लाउड की बात चल रही है। बताइए कितने प्रकार के क्लाउड होते हैं? 3 प्रकार का है क्या क्लाउड? बताना कुछ, जो भी आइडिया लगे बताना। 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का होगा, जैसे देखो बताते हैं इसमें कैसे कैसे यूज करता है। एक SAAS करके एक वर्ड आएगा, ठीक है, ए डबल ठीक एस है। करके, ए हम्म। डबल एस करके एक आएगा, ठीक है। और एक और वर्ड है, यानी कि क्लाउड एज ए सर्विस यूज होता है यहाँ पर, ठीक है, क्लाउड एज ए सर्विस। एक ए से जो है ना यहाँ पर हमको लग रहा है कि आर्टिफिशियल करके शब्द होगा, एज ए सर्विस करके आएगा। एक प्लेटफॉर्म करके होगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस करके होगा, पास करके, सास आस पास, ऐसे करके 3 वहाँ पर कीवर्ड्स आएंगे जो क्लाउड से संबंधित है, क्लाउड टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो सब में अलग अलग एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे अगर हम PAAS की बात करेंगे ना, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा ये अमेजन वगैरह आ जाएगा, अमेजन, अमेजन का भी क्लाउड सर्विस है, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सर्विस एज यहाँ पर सर्विस की बात करते हैं, सर्विस वाले में सर्विस एज ए प्लेटफॉर्म, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा ये, जिसको हम बोलते हैं क्या है इसका, डिजी लॉकर, ज़्यादा डिजी लॉकर, डिजी लॉकर आ जाएगा इसमें, ठीक है। एक और होता है, उसका हम थोड़ा भूल रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी वाला जो खास करके आर्मी वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए एक होता है। ऐसा करके डिवाइड होता है ये आपका क्लाउड सिस्टम। एक हाई क्वालिटी का होता है, एक लो क्वालिटी का होता है, एक जनरल यूज़ के लिए होता है जो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखते हो ना आजकल की ड्राइव पे जाके अपलोड कर दिए, वो जनरल है वो, ठीक है, वो जनरल सर्विस है वो। चलिए, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपने समझा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहे हैं। एक मिनट, किसके लिए क्लाउड सर्विस है ये है आपके कोर्ट के लिए। वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट देखिए समझ गए, वर्चुअल कोर्ट क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो नहीं चाह, जैसे कोई होगा बहुत खतरनाक व्यक्ति जो बाहर निकले और कोई उसको मार दे, ऐसा करके कोई व्यक्ति होगा, अपराधी होगा, कोर्ट में पेशी देना है उसको, तो कैसे पेशी देंगे भैया, तो वर्चुअल माध्यम से दे देंगे, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से दे देंगे। ये भी यहाँ पे प्रावधान किए गए, तो ये घटक हैं इसके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, टॉपिक चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक में दिक्कत नहीं आया किसी को, कंप्लीट हो गया और थोड़ा समझ में भी आ गया क्या टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, नाम से क्या लग रहा है, ये क्या होगा, ये पढ़ा हुआ पहले से किसी को? ज्ञान को अमृत सागर ज्ञान कोश समथिंग पोर्टल, नॉलेजेबल। हाँ ठीक है। ये जो है ना, ये मतलब बेसिकली लाया गया था, आई गॉट एक प्लेटफॉर्म आता है ना, टीचर कर्म के योगी, लिए। यानी जो आपके सिविल सर्विसेज को मॉडर्नाइज करने के लिए, उनके हम्म, एथिकल वैल्यूज वगैरह को बढ़ाने के लिए, कर्मयोगी। तो वही लाया गया था। तो उसमें आपका अमृत ज्ञान कोश पोर्टल जो है ना, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें ये मेन टारगेट क्या था, तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हैं 17, उसको इम्प्रूव करना है, और कहीं ना कहीं एथिकल्स वैल्यूज वगैरह जो है उनको हम्म, इम्प्रूव करना है। ठीक, तो यही लगभग मोटा मोटी यही है। और ये जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, टीचर्स को सशक्त बनाना है, पूरे भारत में लोक प्रशासन प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना है। लोक प्रशासन कहने का मतलब क्या क्या आता है लोक प्रशासन में? लोक प्रशासन में क्या क्या? लोक प्रशासन में समझ लीजिए मेनली ये लाया गया सिविल सर्विसेज वालों के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपका जो भी आपका स्टेट सर्विसेज टू स्टेट, प्रोवाइड और ये करवा भी रहे है हैं गवर्नमेंट यूपीएससी वगैरह में, एसएससी से। वो हाँ सब हो जाएंगे। ठीक, मतलब वही है जनरली कि जो हमारे जो सिविल सर्विसेज हैं, यूपीएससी वाले भी हो सकते हैं, स्टेट वाले भी हो सकते हैं, हम्म। उनके दक्षता को यानी कि इथिकल कंसर्न, इथिकल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए ये टीचर्स हैं। और इनको यहाँ पर क्या करना है, क्षमता निर्माण करना है। किसको क्षमता निर्माण कर रहा है पता है, ये टीचर्स को ही टीचर बना रहा है। तो टीचर्स के लिए आया है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं आया है। टीचर्स का काम है उधर कर्मयोगी चलाना, और टीचर्स को चलाने का काम कौन कर रहा है, तो अमृत ज्ञान कोश पोर्टल कर रहा है। अब देखिए इसमें और क्या बात कहता है देश भर की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को संकलित किया गया है, सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को। आगे कहता है कि 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 15 के अनुरूप है। 15 नंबर क्या कहता है, याद कीजिए तो कोई, SDG 15 क्या है बताइए, याद है? सोनू मैम बताइए, 13 14 तो याद होगा। कॉरपोरेशन वगैरह की बात करता है ना 15, पता नहीं, देखना पड़ेगा, रुकिए तो। हेलो। 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 लैंड की बात करता है ये, लाइफ ऑन लैंड,
उसको प्रोटेक्ट करना हेलो। है, रिस्टोर करना है, प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल यूज करना है टेरिटोरियल आपका इकोसिस्टम का। हेलो। आवाज आ रही है आपकी मैम, बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे थे सर? आवाज कट रहा है। हेलो। माइक ऑफ है उनका। क्या क्या पूछ रहे थे मैम? वो बोल रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 15 है ना, वो कौन सा आपको याद है तो बता दीजिए। पीस एंड जस्टिस वाला है। कोऑपरेशन। ऑपरेशन आई गेस ना 16 है, 15 जो है लाइफ ऑन लैंड है। पीस 13 जो है क्लाइमेट चेंज है। 14 जो है लाइफ बिलो द वाटर है। 15 जो है लाइफ ऑन लैंड है। हाँ। 16 कोऑपरेशन है और नहीं, 16 जो है पीस एंड जस्टिस है और 17 जो है वो सुमित आपका कोऑपरेशन की माइक बात ऑफ है, करते हैं। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। सॉरी, देखिए हम बोल रहे थे, मेरा माइक का आवाज़ बंद होगा। एक मिनट। हम ये बोल रहे थे कि आर्टिकल नंबर 11, सॉरी, जो एसडीजी गोल था 11 और 12 का क्या मतलब था। 11 कहता है सस्टेनेबल सिटीज होना चाहिए, 12 क्या कहता है, सिटीज है। उपभोग और उपव्यय होना चाहिए। हाँ, वो उपभोग कंजम्पशन और और हाँ। कंजप्शन और बनाने का और यूज करने का हम्म, सतत होना हम्म, चाहिए। 10 नंबर समानता हम्म, की बात कर रहा था, वो ध्यान ही होगा। 9 हाँ क्या कर रहा हाँ था ये हाँ, बताइए। असमानता। नो, ये इनोवेशन 9 फोर इंफ्रास्ट्रक्चर। नवाचार, 9 फोर नवाचार हाँ, याद करा, 9 फोर नवाचार। 8 फोर क्या था। इंडस्ट्री 8 फोर, इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। 8 फोर था आर्थिक समृद्धि। हाँ, आर्थिक समृद्धि था। ठीक अट्टे है। खट्टे। 7 क्या था। 7 जो था सर क्लीन एनर्जी। एनर्जी था। 6 क्या था। वाटर था। 5 क्या वाटर था। समानता था। सैनिटाइजेशन। 5 था 4 क्या था। समानता। 4 जो 5 था शिक्षा सर होगा। शिक्षा होगा। शिक्षा। ठीक है। हाँ हाँ गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना। हाँ तो हाँ चलिए हाँ हम लोग हाँ। 17 याद कर लिए ऐसे ही करके। एक सवाल पूरा बन गया था। बीपीएससी ने 16 नंबर पे सवाल पूछ लिया था कि आर्टिकल 16 के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। ध्यान है, शायद 69वीं में पूछा। चलिए कोई बात नहीं, आएगा तो फिर हम लोग कर लेंगे उसको। अब देखते हैं, यहाँ तक हो गया। 17 विकास लक्ष्यों में से 15 को करना है और ये सब। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देख चुके अमृत ज्ञान पोर्टल क्या था। अच्छा, इसके बारे में और कुछ बात कह रहा है कि यह सिविल अधिकारियों के लिए ऑल इन वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा यह लर्निंग का मार्गदर्शन देता है, चर्चाओं को होस्ट करता है, करियर का प्रबंधन करता है, अधिकारियों की योग्यता को प्रभावी ढंग से और प्रदर्शित और विश्वसनीय आकलन भी करता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका ये काम है आपका हाईकोर्ट का। चलिए अब आ जाइए ई दाखिल पोर्टल। नाम से क्या लग रहा है ई दाखिल पोर्टल। मान के चलिए आपको नहीं याद है, कुछ ब्लैंक कर गया दिमाग पूरा। दाखिल से क्या होता है। दाखिल से कुछ मतलब लाइक वो करना, देना समथिंग, दाखिल का मतलब होता है दर्ज करना, है ना। एडमिशन समथिंग। हाँ, दाखिला दाखिला दाखिल, है ना। हम बोलते नहीं स्कूल में दाखिला ले लिया है। हम्म। अब यहाँ पर किसका ये काम है, तो उपभोक्ता मामलों के विभाग का काम है। अच्छा, एक योजना बताना, तो कोई हमको बताइएगा आप लोग। कोई एक था जिसको हम बोलते हैं, जो इसके लिए आया था। आपका ये जो ना टैक्स डिपार्टमेंट है, जो आपका रेवेन्यू जो कलेक्ट करता है। ठीक है, हाँ सर, टैक्स तो के उसके संबंध। लिए था ना, ये था क्या बोलते हैं, विश्वास से हाँ, विवाद से विश्वास विश्वास, तक। विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास था। ठीक है, और कुछ था, हमको एक और कुछ याद आ रहा है, दिमाग दिमाग से उड़ रहा है। यही देखी तुमको याद आ गया वो। अच्छा रुकिए, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है ये कि ये जो है उपभोक्ता मामलों के विभाग से संबंधित है और यहाँ पर जो है घोषणा की गई है इस योजना की। इसके बारे में कहता है कि 2020 में ये जो आपका उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बना था, उसने की थी इसकी शुरुआत 2020 में। ठीक है। अच्छा, 2007 में किसकी शुरुआत हुई थी, पहले हम लोग अभी देख रहे थे। 2007 में कुछ बताए थे कि बना था, क्या हुआ था 2007 में, इसके पहले के टॉपिक में था वो। वो जो आप बोल रहे हैं वो दक्ष पोर्टल था क्या, जो दक्ष पोर्टल आया था। दक्ष इसके लिए नहीं है, दक्ष कुछ और था।
दक्ष तो उसके लिए था ना, स्कॉलरशिप के लिए आया था ना दक्ष, पहले देख रहे थे ना हम लोग। 2007 दक्ष में शुरू उसी किया के लिए। गया था, 2007 में आया था, बताते हैं कि अभी हम लोग कर रहे थे जो डिजिटलीकरण करना था ना इसको, कोर्ट को, तो पहला चरण 2007 में ही आया था। अभी बोले थे पहले, पहले बोले थे, ठीक है, तो दिमाग इस पे रखिएगा तो याद रहेगा सारा। 2020 में कौन सा आया है कि इसकी शुरुआत उपभोक्ता जो निवारण निवारण आयोग है आपका, उसकी शुरुआत 2020 में हो गई, उसने की थी इसको, ई दाखिल पोर्टल का शुरुआत। अब कहता है कि एनसीआरडीसी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, 1986, तो नियम यहाँ से बनते हैं 1986 से। ये क्या है, एक अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल है ये, ठीक है, आयोग है ये। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को सरल बनाता है। फिर क्या कह रहा है आगे, मदद करता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि उपभोक्ता इसकी मदद से भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना, ये टर्म बनेगा आपका एग्जाम का, ठीक है। कह रहा है कि फिजिकली आप गए नहीं हैं लेकिन ऑनलाइन बैठे बैठे आप शिकायत दर्ज करा करके मामलों को ट्रैक भी कर सकते हैं, जैसे आरटीआई में होता है, आरटीआई में भी ट्रैक करते रहते हैं हम लोग बैठ के, क्या हुआ ऐसा करके कुछ। अब आगे क्या कहता है कि यह पोर्टल उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देता है, समय पर न्याय दिलाने के लिए और इस दिशा में समाधान के लिए काम करता है, ठीक है। तो इतना था आपका क्या, ई दाखिल पोर्टल रिलेट किससे करता है, उपभोक्ता मामलों के विभाग से करता है। कहाँ से पावर मिल रहा है इसको, 1986 के जो रूल्स हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा कोई बताइएगा सीपी ग्राम क्या है, सीपी ग्राम क्या है, याद आ रहा है किसी को, मनु याद आ रहा है सीपी ग्राम? नहीं याद आ रहा। सीपी ग्राम जो था, सीपी ग्राम भी आपका जो है शिकायत प्रणाली है, ठीक है। सीपी ग्राम भी जो है एक शिकायत प्रणाली है, ठीक है। इसमें भी जो है निवारण होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी जनता के प्रॉब्लम्स है, यहाँ जाके आप उसको बता सकते हैं कि ये सब सारे प्रॉब्लम्स अपलोड कर सकते हैं डेटास को अपना, ठीक है। सीपी ग्राम एक बार चेक कर लीजिएगा नेट पर, कभी यूज़ करना हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंसियर नागरिक की तरह। अब आते हैं, हमारा बॉयलर विधेयक एक है, राज्यसभा में बॉयलर विधेयक पारित हो गया है। क्या है ये बॉयलर विधेयक, आप लोगों को ध्यान होगा क्लास बॉयलर दी हुई थी, विधेयक ये सब हम लोग के लिए थोड़ी है, बीपीएससी के लिए थोड़ी। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए, इसीलिए पढ़ लीजिए क्योंकि ये घटना से संबंधित है, और वो घटना कौन सी थी, घटना बताएगा कोई? कौन सी घटना थी? चेरनोबिल वगैरह घटना ना सर, मध्य ये प्रदेश में घटना आया कार्बाइट, था, यूनियन कार्बाइट यूनियन वाला। कार्बाइड, हाँ। जस्ट सपोज कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना चाहा, क्योंकि वो न्यूज़ में है किसी कारणवश, ठीक है, तो आपसे यहाँ तक जा सकता है बॉयलर विधेयक तक। और बॉयलर विधेयक की वजह से आपको वो वाला घटना भी आपको ध्यान में रखना होगा, मिथाइल चेरनोबिल आइसोसाइनाइड, वगैरह। ये सब, हाँ। तो उधर से तो हाँ घटना जो तो भी ऐसी आप थी। बताओ, जो भी होगा इंडस्ट्रियल वाला, उसमें आ जाएगा ये सारा। अच्छा वैसे ये विधेयक है, ठीक है, विधेयक है, तो विधेयक को हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, विधेयक लेकिन को कुछ छोड़ पॉइंट्स दीजिए इसमें, सर, हाँ। कुछ पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। जैसे क्या कहता है, अच्छा। इधर देखिए, यहाँ छोड़ के इधर देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आर्टिकल 226 किससे रिलेट कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे, व्यय याचिका 23, लिखा ना, 226 226 जी सर। था ना, राज्यपाल का व्यय याचिका था ना। हाँ 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 हाँ। चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। बॉयलर के बारे में थोड़ा सा खाली पढ़ विधेयक लीजिए कि वाला, हाँ। बॉयलर क्या हाँ है, ठीक उसको है। पढ़ लीजिए, हाँ। एक चैम्बर होगा जिसको वेसल बोलते हैं, जिसमें स्टीम होती है यानी कि हम्म, भाप होती है, उसका दाब होता है, प्रेशर होता है। और 2024 के आंकड़ों के अनुसार कहता है कि 40 लाख स्टीम बॉयलर हैं। और ये जो है बॉयलर संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत है, ये स्टार मार्क मान लीजिए। ये वहाँ पे लगेगा ना कि ये राज्य का पार्ट होगा, क्योंकि राज्य जो है ऐसा कर सकती है, लेकिन नहीं, राज्य का नहीं है, समवर्ती सूची का पार्ट है ये, ठीक है। अच्छा एक हम्म। बताइएगा, ये शब्द एक आ रहा है आपके सामने, एएमआर, सॉरी एएमआर नहीं, एंटी इसको बोलते हैं, माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ना 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 ना, उसको नहीं। एक आपको ये था ना, ये जो फास्ट ब्रीदर रिएक्टर, एक फास्ट ब्रीदर रिएक्टर भी है, और एक शब्द था जो छोटा वाला नहीं आया था, वो जो, स्मॉल मॉड्यूलर हाँ रिएक्टर। एसएमआर था वो, सॉरी, वो एसएमआर था, एएमआर नहीं था, वो एसएमआर था, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसके बारे में कुछ नॉलेज है, दोनों के बारे में? सर ये छोटा छोटा मतलब जो परमाणु रिएक्टर बनाया जा रहा है वो भी एनर्जी उत्पादन के लिए वही है। हम्म,
तो उसमें क्या मतलब हम्म। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं या फिर कुछ उसमें कुछ यूनिक बात ऐसा कुछ याद है? उसका स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं, ठीक है, मैपिंग करते हैं, मतलब वो ड्राइंग करते हैं स्ट्रक्चर। सिंपल सा ऐसा हम्म। बनता है, ठीक है, ऐसा लंबा सा रहता है और उसमें यहाँ वेसल्स निकले होते हैं, चैम्बर्स निकले होते हैं, ठीक है। उसमें नोजल्स होते हैं, अगर नोजल्स बनाना हो तो नोजल्स बना सकते हैं उसमें, ठीक है, नोजल्स। और दो चैम्बर्स बने होते हैं, एक चैम्बर इधर एक चैम्बर इधर बना होता है। बीच में बहुत सारे वेसल्स होते हैं, किसी में ऑक्सीजन जा रहा होता है, किसी में केमिकल्स वगैरह जो है इंसर्ट और आउट हो रहे होते हैं। अगर ऐसा बना के मैप आ जाएंगे ना सिर्फ आप वो मेंस में, ठीक है, और कुछ कुछ लिख देंगे इसमें, तो आपको 0.5 बढ़ा के देगा बीपीएस, ठीक है। इसके लिए बस थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया रखना चाहिए कि कैसा क्या होता है, कैसे एसएमआर वगैरह वर्क करता है। चलिए। तो हम लोग का ये पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। बहुत कुछ पॉलिटी में हम्म। टॉपिक नहीं था, जितना था इनफ था। अब दूसरे वाले मंथ के मैगजीन में होगा तो वहाँ से हम लोग फिर पढ़ेंगे उसको। और कुछ पढ़ लें क्या मैम, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध छोड़ के चलेंगे इसलिए ना कि बहुत सारे सवाल नहीं बनते वहाँ से, ठीक है, बहुत सवाल नहीं बना रहा है। हम्म। इस बार कहीं देख लेंगे अगर, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम पर ट्रम्प के बारे में पूछ रहा है, बताइए ट्रम्प हाँ। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पार्ट हो रहा है? संबंध तो ठीक है, लेकिन ट्रम्प जो है ये बहुत ज़्यादा वो नहीं पूछना चाहिए, उस तरह का सवाल नहीं बनना चाहिए, किसी देश के बारे में पूछना चाहिए था, व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, मैपिंग कौन सा कर लें मैम, बताइए। ये पॉलिटी करने के बाद क्या कर लें, बताइए। पॉलिटी हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था, इकोनॉमिक्स लगभग कर क्या लीजिए ना सर, कंप्लीट हो गया। इकोनॉमिक्स वाला कर लीजिए ना। इकोनॉमी कर लें। उसमें योजना एक वगैरह जो देखिए, होता है वो। एक बताते हैं आपको काम का चीज़, यहाँ देखिए। संक्षिप्त सुर्खियाँ दिख रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला, हम्म। ये मैपिंग का सवाल बनेगा यहाँ से, हम्म। ठीक है, मैपिंग बनेगा यहाँ से। अब जैसे पूछ रहा है नीचे कि केच जल जल डमरू मध्य या क्रेच स्ट्रेट, ये कहाँ है, पूछ सकता है, डीपीएससी आराम से पूछ हम्म। सकता है। हाँ हाँ क्रॉस हाँ। रोड्स ऑफ पीस पहल क्या है, क्रॉस रोड्स ऑफ पीस पहल क्या है, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। हम्म। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर इसको कवर ही कर लेते हैं अभी, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। ठीक। एक शब्द आ रहा है सीपीटीपीपी, सीपीटीपीपी इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव। प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये टीपीपी का मतलब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव एंड हाँ, प्रोग्रेसिव। ऐसे भी ये पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन जो है काफी अच्छी है। हाँ। अब देखिए इसमें क्या क्या बात है, चार ही लोग हैं तो हमको तो थोड़ा उसमें भी करने में लग रहा है, पूछ के करना सही रहेगा, ठीक है। सबसे टाइमिंग के बारे में, टाइमिंग क्या क्या करना है बताइए। जब भी करने से वैसे बहुत ज़्यादा आउटपुट निकलेगा नहीं, चार ही लोग में क्या करें। सर अब चारों, हम्म। यही तो 4-5 लोग ही रहते